गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान भारतीय संविधान का निर्माण हम आगे से आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा, है ना, और संविधान सभा में हुए वाद विवाद को हम आज पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार समिति के प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा ये हुई थी मंगलवार 29 अप्रैल सन 1947 को। तो भारत की संविधान सभा की बैठक 8:30 बजे नई दिल्ली के संविधान सभा गृह में हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की, है ना। इस जो संविधान सभा की बैठक हुई इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार परामर्श समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा, समिति में 2 विचारधाराएँ थी, ठीक है। जो संविधान सभा की बैठक हुई उस समिति में 2 विचारधाराएँ थी। एक विचारधारा यह थी कि जितने संभव हो उतने मौलिक अधिकार शामिल करना चाहिए, है ना। मौलिक अधिकार के संबंध में ये वाद विवाद हुआ, तो उसमें 2 विचारधाराएँ थी। पहली विचारधारा जो थी लोगों की, है ना, वहाँ जो समिति में जो शामिल हुए थे सभा में, तो उनकी पहली विचारधारा यह थी कि मौलिक अधिकार में जितने भी, है ना, अधिकार हो सके उतने सम्मिलित करना चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किया जा सके। तो इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक जो है बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके, है ना। ये क्या है, पहली जो विचारधारा थी पहली। और दूसरी विचारधारा क्या है, तो उनका ये मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसे बहुत ही अनिवार्य बातों तक रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफ़ी बहस हुई, है ना। एक विचारधारा ये थी कि जितने अधिकार हो उतने, जितने संभव हो उतने अधिकार सम्मिलित किया जाए, है ना। जो दूसरी विचारधारा ये थी कि जो बहुत अनिवार्य बातों तक के रखा जाना चाहिए ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। तो दोनों विचारधारा में काफ़ी बहस के बाद अंत में बीच का रास्ता ये निकाला गया, है ना, और जिसे बहुत ही अच्छा मध्यम मार्ग, है ना, दोनों के बीच का मार्ग इसको माना गया। तो वो ये था कि, है ना, दोनों विचारधारा के लोगों ने सिर्फ एक देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया, है ना। मतलब जो हमारा मौलिक अधिकार तय किया गया, बनाया गया, उसमें एक ही देश के मौलिक अधिकारों का नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया गया। और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहाँ तक संभव हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। उस पर इस सदन में मतभेद हो सकता है और इस सदन को हर अनुच्छेद पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन और निरस्त करने का सुझाव देने का अधिकार है। तो 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना तीसरा प्रारूप जो है ना प्रारूप का तीसरा वाचन प्रारंभ किया और प्रारूप के कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची व 22 भागों पर चर्चाएं की गई और 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 पांडुलिपियाँ संविधान सभा में रखी गई। ये अंग्रेजी व हिंदी में थी। अंग्रेजी में एक मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, है ना। हमारे भारत का संविधान बनाने में इसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श। तो हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू होता है ना। हम यहाँ नीचे उद्देशिका पढ़ेंगे। संक्षिप्त होने पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार जोड़े गए। तो आगे हम देखते हैं संविधान की उद्देशिका।
तो संविधान की उद्देशिका में क्या कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं ना। 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, इसको अपनाया गया था, है ना। और इसको 26 जनवरी सन 1950 को देश में लागू किया गया था ना, संविधान के रूप में। तो इस, है ना, जो उद्देशिका हमने ऊपर पढ़े उसके महत्व पर टिप्पणी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक है ना। जो ये संविधान की उद्देशिका है वो एक प्रस्तावना होते हुए ये प्रस्तावना से क्या है, बहुत अधिक है। यह एक घोषणा पत्र है, यह एक दृढ़ निश्चय है ना। और ये एक क्या है, यह एक प्रतिज्ञा और दायित्व है और हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों किस बात की अभिलाषा रखी, हमारा स्वप्न क्या था, यानी कि इन शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य से हमारे देश के लोग आगे क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तथा हम किस तरह का राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सब इसमें कहा गया है ना। इसमें सब ये लिखा गया है। तो आगे हम इस संविधान के उद्देशिका को, है ना, इनके जो मूल्य व आदर्श है उसको हम विस्तार से समझेंगे, है ना। तो जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें ये बताया गया है, ये कहा गया है, हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पर हम भारत के लोग ये कहा गया है, ठीक है। तो इसमें ये वाक्यांश जो है समस्त भारत के लोगों के लिए, है ना, स्वतंत्र नागरिकों के लिए ये कहा गया है कि हम भारत के समस्त नागरिक, है ना, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये जो संविधान है किसी राजा, सरकार या किसी विदेशी शासक ने इसको नहीं बनाया है ना, बल्कि हम भारत की जनता ने मिलकर के इसको अपने आप के लिए बनाया है। अतः जनता ही इस देश की क्या है, सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। आगे बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में मतलब ये किसी बाहरी शक्ति, है ना, जैसे कोई किसी दूसरे देश के मतलब ये, है ना, प्रभाव में नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि अब भारत, है ना, एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। आगे देखिए समाजवादी, है ना। तो समाजवादी की जो अवधारणा है वो इसकी उद्देशिका में जो दिया है समाजवादी, है ना, इसको 1977 में इसको जोड़ी गई थी। इसका अर्थ यह है कि भारत अपने समस्त नागरिकों के बीच सभी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधनों का, देश में जो संसाधन है उसका उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा, न कि किसी के निजी हित में, है ना। तो ये समाजवादी का अर्थ है। उद्देशिका में आगे देखेंगे, है ना, पंथ निरपेक्ष दिया गया है। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा, न ही उसका झुकाव किसी धर्म या पंथ के प्रति होगा और न ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा, है ना। भारत के जो लोग हैं वो विभिन्न धर्म व पंथों में आस्था रखते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते या नास्तिक होते हैं। तो राज्य इन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, है ना। उद्देशिका में आगे दिया गया है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक वह शासन प्रणाली है जिसमें समस्त शक्तियाँ जनता के हाथों में होती है
निश्चित अवधि में चुनाव के द्वारा, है ना, जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनता के जो उत्तरदायित्व होते हैं उनको, जनता के प्रति जो है उनका उत्तरदायित्व है उनको वो पूरा करते हैं। आगे देखेंगे गणराज्य। गणराज्य दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख, जैसे कि राष्ट्रपति, है ना, ये वंशानुगत ना होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है ना। वंशानुगत जैसे राजतंत्र में जैसे राजा है तो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, वो राज्य करेगा, है ना। तो इसमें जैसे राष्ट्रपति हो गया तो वो क्या है, वंशानुगत ना होकर के वो चुनाव के माध्यम से बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया गणराज्य कहलाती है। आगे देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। ये संविधान की उद्देशिका में दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय का अर्थ है जिसका जो हक या अधिकार है वो उसे मिले, और अगर कोई व्यक्ति या शासन इसका उल्लंघन करता है तो वो क्या है, दंड के या उसको दंडित किया जाए। अगर किसी को उसकी गरीबी या राजनीतिक विचार, जाति, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है तो गणराज्य का दायित्व है कि उसके अधिकार उसे दिलवाए और ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करे ताकि इन कारणों से कोई भी अपना अधिकार ना खो पाए। तो न्याय क्या है, गहरे रूप में समानता और समान अवसर की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ केवल न्यायालय में मिलने वाले कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है। वास्तव में न्याय क्या है, एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे परिभाषित करना कठिन है। किसी का अधिकार क्या हो या किस आधार पर निर्धारित करे, इन पर कई मत हो सकते हैं और न्याय जो है नए विचार उभर सकते हैं। इस कारण समय समय पर न्याय की अवधारणा पर पुनर्विचार करके नीति बनाना भी गणराज्य से, है ना, यह अपेक्षा की जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।